we're going to head out to Suresh Prabhu. He's addressing the media right now. आपकी मीडिया द्वारा हमें मिला कि सही मायने में लोगों की रेल के बारे में क्या अपेक्षाएं हैं, रेल के बारे में उनकी क्या शिकायतें हैं, रेल के बारे में वो क्या चाहते हैं, इसके बारे में जो अंदाजा आप सबकी वजह से हमें मिला, उसके आधार पर हमने बजट बनाया था। और इसके लिए सबसे पहले मैं इन सब लोगों को धन्यवाद देता हूं जिनमें आप प्रमुख हैं कि इन्होंने बजट बनाने में हमारा सहयोग किया। वैसे देखा जाए तो रेल का बजट ये रेल के लिए होना चाहिए। आज तक हम रेल का बजट बनाते थे, किसी और के लिए बनाते थे। रेल के लिए रेल का बजट बनना ये आवश्यक इसलिए है क्योंकि रेल की वर्तमान स्थिति, रेल की आने वाली भविष्य में आने वाली चुनौतियां, रेल के आने वाली दिनों में जिस तरह से विस्तार होने की जरूरत, यदि इन्हीं चीजों पर ध्यान पे रखते हुए यदि रेल का बजट बनाया जाए तो मैं समझता हूं रेल के लिए है। इस बजट में हमने सभी समाज के सभी हिस्सों को, देश के अलग अलग विभागों को और देश रेल की सभी चुनौतियों को सामना करने की कोशिश की है। मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूं जो आपको आपने पढ़ी भी होगी लेकिन आपको ख्याल में आएगी। एक तो जो सामान्य व्यक्ति देश में रहता है, सफर करता है, इसके बहुत कम अपेक्षाएं हैं। वो चाहता है कि मेरा सफर अच्छा रहे, क्लीन रहे। क्लीनलीनेस इज अ मेजर इश्यू, हाइजीन इज अ मेजर इश्यू, क्विक टिकटिंग इज अ मेजर इश्यू। ये सभी चीजों के ऊपर हमने इस बजट में बड़े पैमाने पे कोशिश की है कि उनकी समस्याएं किस तरह से हल की जाए। महिलाएं, ये मैं मानता हूं हमारी देश की एक बहुत बड़ी संपत्ति है और महिलाओं को सफर ठीक करना मैं मानता हूं हमारी जिम्मेदारी भी है। इसलिए ये बजट में जिस तरह की दुर्घटनाएं घटी है पिछले जमाने में, वहां पर उनको रोकने के लिए, उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए हमने सीसीटीवी सर्वेलेंस कैमरा की बात की है। ऑनलाइन बुकिंग फॉर व्हील चेयर जो महिला भी यूज कर सकती है, प्रेग्नेंट होगी तो और भी जो भी चाहेगी। एक हेल्पलाइन नंबर 138 और 182 का भी हमने प्रावधान किया है। और कॉन्शियस सर्विस जो पेमेंट बेसिस पे, जैसे एयरपोर्ट पे होते हैं, आप फोन करके बोल सकते हैं हमको गाड़ी से उठा लीजिए, तो उस तरह से भी काम इसमें होगा। हमें एक बात का खेद हो रहा है बहुत सालों से कि हमारे जो एल्डरली पर्सन है, क्योंकि मैं भी एल्डरली, उसके लिए मैं उसको ज्यादा खेद हो रहा है, तो ये जो एल्डरली पर्सन है उनके लिए और जो फिजिकली चैलेंज है, मेंटली चैलेंज है, ऐसे लोगों के लिए हमने आज तक कुछ ज्यादा उनके लिए मेहनत की। तो ये आज हम एल्डरली और सीनियर सिटीजन के पहली बात कर रहा हूं, हमने उनके लिए इंक्रीज कोटा किया है। एल्डरली लोगों के लिए हमने टीटीज को बताया गया है इंस्ट्रक्शन देकर कि सीनियर सिटीजन की ठीक तरह से देखभाल की जाए। ऐसे समझे कि आपके माता पिता ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसा नहीं समझे कोई बूढ़ा आदमी ट्रैवल कर रहा है। मिडिल बे ऑफ कोचेस रिजर्व एल्डरली के लिए रहेंगे और लिफ्ट और एस्केलेटर, उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पे आर्थिक तरतूद इस बजट में की गई है। हमारे जो फार्मर्स और डिफेंस पर्सोनल है उनके लिए भी काम है। और आप तो सब जानते हैं कि हमारी सरकार एक किसानों के प्रति ज्यादा ध्यान देती है। हमारी सरकार एक किसानों की सरकार है और किसानों के हित की रक्षा करने के लिए बनाई गई सरकार है। इसके हमारे प्रधानमंत्री जी भी किसान के हित में जो जो निर्णय लेते हैं उसी तरह का एक निर्णय इस बजट में भी हमने लिया है और इसके लिए वो भी रहेगा। हमारे देश की सुरक्षितता करने वाले डिफेंस लोगों के लिए भी ये रहेगी। और जिसको हम डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं, यानी जो फिजिकली या ऑनलाइन चाहे, उनके लिए ऑनलाइन बुकिंग ऑफ व्हील चेयर, कंसेशन व्हील टिकट आफ्टर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एक टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद लिफ्ट और एस्केलेटर लगेगी। और न्यू कोचेस विद ब्रेल एनेबल्ड, जो बेचारे देखने में उनको ब्लाइंड लोग हैं, उनके लिए भी एक सुविधा की जाएगी। और वाइडर एंट्रेंसेस उनके लिए बनाने के लिए हमारे कोचेस काम करेंगे। उद्योग क्षेत्र मैं मानता हूं बहुत बड़ा हमारे देश की विकास करने के लिए एक आवश्यक एक बिंदु है, उनके साथ में काम करना होगा। तो उनके लिए भी हमने एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल फ्लैगशिप प्रोग्राम जिसमें स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, उनको लेने की कोशिश की है। मॉडर्न ट्रेन सिस्टम, ट्रेन सेट बनेंगे, उसका देश में भी विकास हो सकता है। हमारे जो ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ट्रांसलॉक को हमने लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो बनेगा
वो मैं समझता हूं बड़े पैमाने पे हमारी देश की ट्रांजैक्शन कॉस्ट और ट्रांजैक्शन टाइम को कम करने का काम करेगा। और आपको पता है एयर, वाटर, लैंड और एयर, सी, वाटर और रोड, ये चारों को इंटीग्रेट करके एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाया जाएगा। एक एनवायरमेंट, इसको तो कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। हमने फर्स्ट टाइम एनवायरमेंट डायरेक्टरेट बनाया। एक एनर्जी ऑडिट भी चल रहा है, प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी भी चलेंगे, वेस्ट टू एनर्जी, और 17,000 बायो टॉयलेट्स लेने का अनुमान हमने रखा है, विच विल टेक एग्जैक्टली डबल देन व्हाट वी हैव टुडे। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, आपको पता है ये तो बहुत बड़ी हमारी चिंता है। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बढ़ाया जाए, ट्रेनिंग ऑफ ऑटो रिक्शा, ऑटो ऑपरेटर, ये तो मैंने मंत्री बनने के बाद इसकी शुरुआत की थी, अभी पूरे देश में फैलाने की कोशिश रहेगी। और रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर स्किल पर्सनल के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, उनके साथ में हमारी चर्चा भी चल रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप और वुमेन जो सामान बनाते हैं उनको देने के लिए हमने कोकोडेल में इसकी शुरुआत भी कर दी, अपने वेबसाइट के ऊपर, उनके अलग अलग स्थानों के ऊपर। तो मानते हो ये भी बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी। टूरिज्म को भी देने के लिए प्रस्ताव किया गया। सेफ्टी भी एक बड़े पैमाने पे, आपको ये सुन के अच्छी लगेगा कि 3,438 लेवल क्रॉसिंग एलिमिनेट करने के लिए 6,581 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आपके बहुत सारे जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो इससे रिलेटेड है, और इसरो को भी लेकर हमने काम करने की कोशिश की। साथ साथ में अब बात की खुशी होगी कि बड़े पैमाने पे ऊपर हम लोग अभी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए प्लान बजट 1 लाख करोड़ से 1 लाख करोड़ तक बढ़ाया गया है। इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 1330% हाइक दी गई है हमारे स्टेट के साथ में। ये तो मैं मानता हूं एक पहले ही देश में इस तरह का प्रयास किया गया है कि पूरे स्टेट के लिए, प्रोजेक्ट के लिए नहीं, पूरे स्टेट के लिए हम रेल के साथ में एक ज्वाइंट वेंचर बनाएंगे। वो ज्वाइंट वेंचर कंपनी अपने स्टेट में जो प्रोजेक्ट लेने हैं उसकी प्राथमिकता तय करेगी, और वो तय करने के बाद, क्योंकि ये कंपनी है, वो अपने रिसोर्सिस को ज्यादा तरह से लिवरेज भी कर पाएगी। यानी एक साथ इंप्लीमेंट करने के लिए रेल के जो प्रोजेक्ट है उसमें स्टेट भी सहयोगी होंगे। साथ साथ में हमारी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इरकॉन या राइट्स, इस तरह के, ये सभी लोग भी अपने इंप्लीमेंटेशन के काम में लग जाएंगे। उनकी बैलेंस शीट भी है, उनके पास धन भी है, हम उनको इक्विटी दे सकते हैं, उसके आधार पर वो लोन भी ले सकते हैं। यानी बड़े पैमाने पे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन करने की एक नई ताकत हम तैयार करें। कोल मिनिस्ट्री, ऑयल एंड गैस मिनिस्ट्री, सीमेंट मिनिस्ट्री, इन्होंने भी हमारे साथ इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट किया है कि उनके पैसे से जहां लाइन लाने की आवश्यकता है वहां वो निवेश करेंगे, हम लाइन बनाएंगे। उससे हमारे निवेश बिना हमारे आगे आने वाले दिनों में फ्रेट का अर्निंग बढ़ेगा। साथ साथ में डबलिंग, ट्रिपलिंग और 4 लाइनिंग, ये बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट है। उसको यदि हम करते हैं तो बहुत कम समय में, जहां पर आज कंजेशन है, जिसके कारण आज ट्रेन लेट हो रही है, जिसके कारण फ्रेट मूवमेंट स्लो डाउन हो रही है, उसको सबको एक बहुत बड़े पैमाने पे एडवांस, बहुत बड़ी प्रायोरिटी मिलेगी, प्राथमिकता मिलेगी। तो उसको भी लेने के लिए हम पूरी तरह से कोशिश में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा बजट है वो कॉमन मैन के ऊपर है, एम्प्लॉयमेंट के लिए है, वुमेन के लिए है, साथ साथ में इंडस्ट्री को पार्टनर बनाकर हमारे देश में काम करने वाले अलग अलग एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, और पूरी तरह से, जैसे हमने कहा है कि जो डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, हमारे कुछ लोग यहां बैठे जो इसमें बारे में और जानकारी लेना चाहेंगे कि यदि रेल में हमारी पीपीपी मॉडल बनती है तो उसके आधार पर भी कोई डिस्प्यूट बने जाते हैं, तो डिस्प्यूट कौन तय करेगा? यदि मैं मंत्री हूं तो मैं ही तय करूंगा और मैं ही पॉलिसी तय करूंगा, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। जज एंड ज्यूरी कैन नॉट बी एट द सेम टाइम। तो इसीलिए हमने तय किया कि डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म के लिए भी एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाया जाएगा। साथ साथ में वो भी ये तय करेंगे कि किस तरह से टैरिफ का स्ट्रक्चर होना चाहिए। और मैं मानता हूं इसके कारण बड़े पैमाने पे हमारे साथ में पार्टनरशिप भी करने की जो लोगों की इच्छा है वो भी बढ़ेगी, जिसपे प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल है, शेड्स है, ऐसे काफी इलाकों में भी बढ़ोतरी आ सकती है। ऐसे बहुत सारे कारण को लेकर हमने रेल बजट बनाया था। मैंने शुरू में कहा कि ये रेलवे का बजट है, लेकिन रेलवे के लिए ही है। रेलवे को ठीक करने के लिए हमने बजट में पूरी कोशिश की है। तो इसके लिए ये बजट
ना किसी दल के लिए, ना किसी और कारण के लिए, लेकिन रेल को ठीक कराने के लिए। तो रेल ठीक होगी, देश ठीक होगा। देश ठीक करने के लिए रेल की बहुत बड़ी प्राथमिकता है, लेकिन उसके लिए रेल को पहले मजबूत बनाना होगा। कमजोर रेल देश को मजबूत नहीं कर सकती। तो ये सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको दोबारा धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत ही साथ हमारा अच्छा दिया, और मैं मानता हूं एक दफे साथी बन जाते हैं तो साथ छोड़ी नहीं जा सकती। तो इसके लिए हमारा सफर यही ऐसा चलते रहेगा। आगे आने वाले दिनों में भी इस तरह का ही आपसे समर्थन मिलेगा, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। और ये बजट एक सिर्फ शुरुआत है। बजट के कारण अभी मैंने चेयरमैन रेलवे बोर्ड को बता रहा था कि अभी रेल का बजट खत्म हो गया 1:30 बजे, अभी आपकी जिम्मेदारी शुरू हो गई है। तो मैं समझता हूं कि पूरी तरह से इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग अभी लगे रहेंगे, और रेल को ठीक करने की जो बहुत जरूरत देश के हित में है वो ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से हमारी कोशिश जारी रहेगी। मेरे साथी मंत्री मनोज सिन्हा जी बात करेंगे, हमारे चेयरमैन रेलवे बोर्ड काम करेंगे। मेरे को 5-10 मिनट के बाद और कुछ प्रोग्राम में जाना है। एक तो अच्छी बात है कि अच्छा पहला बैठो क्या देखिए, फ्रेट वी आर ओनली रैशनलाइज द फ्रेट in terms of its classification. We have actually rationalized its rates. We have rationalized it. So somewhere it has come down, somewhere it must have marginally gone up. But overall, it is very, very small change, but it is a change of it. हम लोगों ने कॉस्ट कम करने के लिए सुन लीजिए आराम से। हमारी प्रभु सर इधर से एक सवाल है। प्रभु सर इधर से 1 मिनट रुको। प्रभु सर सवाल इधर से। प्रभु सर मेरे पास बहुत छोटे छोटे सवाल है। अरे एक आप ही नहीं ना, बाकी भी लोग। सर 1 मिनट। See, what you have done is freight hike make the railways uncompetitive at a time when you're already losing out to the road network. See, first of all, let me explain. Subsidizing passenger fares and increasing freight rates. See, first of all, in the era of falling diesel prices, we are supposed to be ensuring that nobody is properly touched in that manner. Money that is going to be raised for our financing of our operation is largely coming from extra budgetary resources. All over the world, anywhere in the world, the money for infrastructure creation is raised in the same fashion. America has become very strong because the roads were created in the same fashion of extra budgetary resources. No money comes from budget. China, the example that we keep giving of China also raises money from extra budget resources. Let us take in our own country. Road sector has a National Highway Authority of India, which raises money from market resources to finance its operation. You take shipping sector, which raises money financing it from same sector. Take power sector, where was the Minister of Power. So nowhere in the world you are thinking that where is the money going to come from. The same question was asked to me when I was the power minister, where the money is going to come from. We got $150 billion in power sector after the one act was passed called Electricity Act 2003. So when we create infrastructure, we cannot just depend on only one source, that is gross budgetary support. The gross budgetary support also gets money. Where do they get money? Mr. Finance Minister also raises money from the market. And market money that he raises, and he is going to raise substantially higher money every year after year because of past legacy, then what that money goes from? The money is also coming from the same market. So is there anything rather than relying on gross budgetary support, where the finance minister himself is going to raise money from the market, why not we also do the same thing and try to bring in better discipline for railways, try to create new infrastructure for railways? That is one. Number two, there are leveraging principles possible, and I will explain to you how. If we have a public sector undertaking with a net worth of 15,000 crores, you can leverage that balance sheet of that PSU for undertaking a project on commercial basis 3 to 4 times. So the amount of money that you will get from that will be far in excess of what you could ever imagine of getting from gross budgetary support. So therefore, money will be used for capital expenditure from such sources which are going to do it. I don't want to name an institution. An Indian very large institutions, government, controlled by the government, has already committed 20,000 crores for the current year itself to be used for this purpose. Another institution has committed 10,000 crores. We are talking to World Bank.
we are talking to Asian Development Bank, we are talking to International Finance Corporation. All of them are aligned to our interest priorities, so money will be raised from that. So money is not a great issue that to be done with. What I was saying was, should we rely only on one single source, that is gross budgetary support all the time, and if the gross budgetary support doesn't come, then we should restrict our expansion program? That is what the railway has suffered from. Railway has suffered because we could not invest enough into the capacity addition, we could not invest enough into the capacity, and that's why railway has suffered. So that's what we are trying to do. सुरेश सर एक सवाल इधर से, सुरेश सर एक सवाल इधर से। सर दो चीजें आपने अभी कहा कि प्रधानमंत्री किसानों के बारे में सोचते हैं, किसानों की हित के बारे में सोचते हैं। यूरिया के कीमतों में आपने फेट में 10% बढ़ाया है और पल्सेस में और खद्दान में। लगता नहीं कि इन्फ्लेशन को बढ़ावा करे से आम आदमी भी परेशान होगा और यूरिया के बढ़ने से किसान भी परेशान होंगे। फिर आप कैसे किसानों के लिए सरकार हित से सोचती है? 10% सर, 10% इन बोथ। कोल भी वो 10% बढ़ा ऐसा नहीं है, उसका सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ कमोडिटीज जो है, वो क्लासिफिकेशन ऑफ कमोडिटीज का जो रजिस्टर्स है, हमारे मेंबर ट्रैफिक भी आपको बताएंगे कि वो हमेशा, ये आज की नई बात नहीं है, ये सालाना हर साल हमारे ट्रैफिक के जो अलग अलग कमोडिटीज को अलग अलग ट्रैफिक के बैंड में रखा जाता है। तो ट्रैफिक के बैंड को रिवाइजेशन हमेशा चलते हैं, सिर्फ बजट के टाइम नहीं, बजट के बीच में भी होता है। तो लोगों का कहना था बजट के बीच में नहीं करिए, तो ये सिर्फ बैंड को रैशनलाइज करना ये कोई नई बात नहीं है, ये तो हमेशा ऑनगोइंग सीरीज और रेलवे का काम ही है। तो ये काम चलते रहेगा और इसके लिए मैं समझता हूं कि जो भी ये तरह के है, तो आपकी राय क्या है? देखिए, कुछ लोग ऐसा करें, आपकी राय है कि हमने पैसेंजर का किराया बढ़ना चाहिए, ठीक है, तो दूसरा तरीके ग्रेन और यूरिया मतलब बहुत चीजें बढ़ा सकते थे। यूरिया ऑलरेडी सब्सिडी नहीं है, वो बहुत ही मार्जिनल। अरे लेकिन इस तरह के अरे बताइए सिर्फ मेंबर ट्रैफिक बताइए। अच्छा एक मिनट अरे व्हाइट पेपर आपको सिर्फ व्हाइट पेपर नहीं पढ़ना है, व्हाइट पेपर के साथ साथ में बजट को भी पढ़ना है। जो व्हाइट पेपर में इश्यू हाईलाइट किए गए हैं, उसी इश्यू के ऊपर बजट में हमने एक्शन प्लान लिया है। तो व्हाइट पेपर इज नॉट एन आइसोलेशन पेपर, तो आपने पढ़ना चाहिए। व्हाइट पेपर इज ऑलवेज अ व्हाइट पेपर गिविंग अ स्टेटस अबाउट टुडे सिचुएशन। बजट इज एन एक्शन प्लान विच आर प्रिपेयर्ड। सर प्रभु साहब, अभी आपने आज पार्लियामेंट में कहा है कि पहले जो है रेल जो है हेलो फ्रेट के ऊपर थोड़ा बताइए। मेंबर ट्रैफिक का एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। मेंबर ट्रैफिक श्री अजय शुक्ला जी। देखिए, ये जो आप लोग 10% की बात कर रहे हैं ना, अगर आप डॉक्यूमेंट्स को ठीक से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रैशनलाइजेशन का अर्थ क्या है। पहले हम लोगों का स्लैब सिस्टम था, अब यहाँ पे वो ओकेजन नहीं है कि मैं पूरा स्लैब सिस्टम आप लोगों को समझाऊं, इसलिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेके आपको बता देता हूं, उससे आपका भ्रम दूर हो जाएगा। देखिए, और मैं कमोडिटी वाइज चलूंगा। आपने एक कमोडिटी उठाई, मैं सारी कमोडिटी के बारे में आपको बताता हूं। कोयला, पहले कोयला जो है, अगर मान लीजिए आप एक स्टेशन है कोरबा, जहां से बहुत लोडिंग होती है, गांधीनगर जाता है, पहले उसका किराया था, आज का किराया क्या है? 1 लाख रुपया कम हो रहा है। घेवरा रोड से राजकोट जाता था, 30,000 रुपया कम हो रहा है। स्टील ले लीजिए, बोकारो में स्टील बनता है, लुधियाना जाता है, 0.8% कम हो रहा है। बोकारो से अगर अमृतसर जाता है तो 4.5 लाख रुपया एक रेक का कम होता है, बढ़ता नहीं है। लाइमस्टोन, जिससे कि जो है तमाम प्रॉपर्टीज बनती हैं, सबसे ज्यादा लोडिंग का स्टेशन है जैसलमेर, वहां से सबसे डिस्टेंस जाता है राउरकेला। एक रेक का किराया होता है 5.5 लाख रुपया कम, ना कि ज्यादा। आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिए कि रैशनलाइजेशन का। अरे बात सबको बाकी तो बोलने दीजिए ना। तो मैं आपको देखिए, एक बात समझिए कि फर्टिलाइजर
के दाम में किसान के लिए कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। संक्षेप में ये समझ पहले से भारत सरकार सब्सिडी देती है और जो किसानों को यूरिया मिलेगी जिस दाम में आज मिल रही है वही दाम ₹1 की बढ़ोतरी, ₹1 का भी परिवर्तन नहीं है। नहीं सर, एक मिनट एक्सप्लेन कीजिए, समझ लीजिए। देखिए, हम लोग गलतफहमी कर रहे हैं। ये रैशनलाइजेशन में बहुत सारे दाम कम भी हो गए। पेट्रोल जो कि हर आम आदमी को जो है संबंधित होता है, HSD गांधीधाम से जम्मू तवी 6.5 लाख रुपया कम होता है एक रेट का किराया। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप चाहते हैं तो मैं घंटों बता सकता हूं आपको रेशनलाइजेशन। लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ एक मुद्दे को डिस्कस करने नहीं आए हैं। ओवरऑल मैंने बता दिया कि कुछ जगहों पे कम हुआ है, कुछ जगहों पे ज्यादा हुआ है। मोटा वो सब किताबों में है। मोटा ये समझ लीजिए, जो ज्यादा दूर के डिस्टेंसेस थे, जिनको टोटल किराया ज्यादा देना होता था, उनका कम करा गया है, जिससे टोटल भार आम आदमी पे कम हो। ये बात मोटी आप समझ लीजिए बस। बाकी रैशनलाइजेशन देखिए, ये रैशनलाइजेशन का मतलब बढ़ाना बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे चीजों के ऊपर कम भी किया गया है, जैसे उन्होंने बताया अभी कितने बड़े मात्रा में कम किया गया है। और कुछ में वो जो रैशनलाइजेशन नहीं किया था उसकी वजह से जो एबरेशंस थे पूरे सिस्टम में, वो एबरेशन कम करने के लिए ये काम किया गया। अच्छा, एक मिनट मैं और आपको एक चीज एग्जाम्पल के तौर पे, आप कहते हैं आम आदमी पे भार पड़ेगा, मैं पर किलो क्या भार पड़ेगा वो भी बता देता हूँ। चीनी 4 पैसा पर किलो। अगर इसको आप भार कहते हैं तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है। 4 पैसा पर किलो। दीपाली, आप एक मिनट सर, मेरा सवाल आपसे डिस्प्ले मत तोड़िए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस वो उसको नाम लिया ना मैंने। रुक जाइए, उसको पहले आप माइक पकड़। राज्य सरकारों की भागीदारी बढ़ाने की बात सर, आपने स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ पार्टिसिपेशन बढ़ाने की बात की है। खासतौर पर पहली बार SPV को इंट्रोड्यूस किया गया है। हमने देखा बजट से पहले कई सारे राज्यों के मुख्यमंत्री आपसे मुलाकात किए थे। आप क्या कोई राज्यों के नाम बता सकते हैं जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया हो SPV या जॉइंट वेंचर्स को लेकर? अधिकांश राज्यों ने इसमें सहमति दी है और शायद 1 या 2 राज्य हैं जिन्होंने अभी सहमति नहीं दी है, लेकिन उनसे भी बातचीत हुई है। वो भी, उनका भी पक्ष यही है कि हम साथ रहेंगे। ये देखिए, ये बहुत सारे राज्य है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों को हमने शामिल किया, और जो मेन स्टेट्स है जिनके साथ हम ये करना चाहते थे, उनमें से बहुतांश राज्य ने हमको अनुमति दे दिया। उनके लेटर भी हमारे पास। मैं बताऊँ सर, इस बार आपने ट्रेन को स्पॉन्सर करने के लिए, प्राइवेट स्टेशन के लिए स्पॉन्सर के लिए कहा है, और कुछ ट्रैवल एजेंट्सों के लिए डिब्बे आरक्षित किए जाएंगे। और दूसरा ये आपने कहा कि पहले जो ट्रेन मंत्रालय जो था वो प्रभु के भरोसे चल रहा था, लेकिन आपको कहना है कि जो प्राइवेटेशन जो स्पॉन्सर जो ट्रेन और डिब्बे के जो ट्रैवल को दिया जाएगा, तो उसमें कुछ कालाबाजारी नहीं होगा? तो उसमें प्राइवेटेशन स्पॉन्सर्ड नहीं, कालाबाजारी की कोई संभावना नहीं है। उसका मुकम्मल इंतजाम यहाँ किया जाएगा। मेरा सवाल आपसे ये है, सुरेश सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने थोड़ी देर पहले पुरानी बातों के बारे में बातचीत कर रहे थे। दलाली बहुत पुरानी और बहुत बड़ी समस्या है। क्या आपको लगता है कि 4 महीने पहले 3 से जो आपने अब जो ड्यूरेशन है उसको 4 महीने कर दिया है, तो क्या इससे लगता है अभी भी आपको दलाली रुक जाएगी? क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि अभी से अगर मैं 4 दिन के बाद भी स्टेशन पर जाऊंगी तो मुझे आराम से कंफर्म टिकट मिल जाएगा। देखिए, ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने दलालों, उसको रोकना ये हमारी बहुत बड़ी एक प्रायोरिटी भी है। तो इसके लिए अलग अलग कोशिश करें। अब आप बताइए। देखिए, ये जो आप ये जो कॉर्नरिंग की बात कर रहे हैं, ये जो 4 महीने करा गया है, ये इससे एक बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि दलालों को अपना इन्वेस्टमेंट करने का अमाउंट दुगना हो जाता है। All right, that's the Railways Minister and his team attempting to answer questions, coming to them from a rather ill-behaved media, if I may add there.